हाँ जी बच्चों, आज इनपुट टैक्स क्रेडिट की नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है हमारे पास में। हम लोग सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 पढ़ेंगे। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 एंड 6 नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी को कहते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि ना, आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता इन स्पेसिफिक केसेस में। यानी कि इन स्पेसिफिक केसेस की जिनकी अभी मैं बात करूंगा आपसे, इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, जहां पे इनके अंदर जो है आईटीसी अलाउड है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? सर आप क्या कहना चाह रहे हो? आप कभी कहते हो कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और 6 नेगेटिव लिस्ट का है, जो कि हमें रोक रहा है कि इन केसेस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, और फिर आप एक्सेप्शनली कहते हो कि हाँ इन चीजों में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी पाएंगे। तो ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। एक ही सेक्शन दो बातें कैसे कह सकता है? बिल्कुल कह सकता है सर, बिल्कुल कह सकता है। मैंने बोला अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इन केसेस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे इन्हीं केसेस के अंदर जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ हो जाएगा। चलो जी, देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। देखिएगा, सबसे पहला केस है हमारे पास में। सबसे पहला जो केस है वो हमारे पास में है पैसेंजर नंबर 1। आप मेरे साथ में लिखिएगा, पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 13% है, 13% है या उससे कम है, और जिसके अंदर की ड्राइवर भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है जी। तो हमने क्या कहा, एक ऐसी पैसेंजर मोटर व्हीकल, पैसेंजर मोटर व्हीकल आपकी यहां पे क्या हो गई सर? कार हो गई। कोई भी कार है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से कम होती है। हाँ सर, हमने तो आज तक जो गाड़ी देखी है वो 5 सीटर देखी है, 7 सीटर देखी है, 9 सीटर देखी है। आप तो फिर भी 13 की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा? आंसर है स्ट्रेट अवे नो। तो अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं कि कोई पैसेंजर मोटर व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से कम है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारे बिजनेस के अंदर वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन यहां पे हम चलते हैं ग्रीन, ग्रीन कलर के पेन के साथ में। यस टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है जी। इनपुट, बट, अब बट आ गया ना बीच में, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा सर, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा, कब अलाउ कर दिया जाएगा? अगर, इफ मोटर व्हीकल, एमवी लिख रहा हूं मैं, मोटर व्हीकल इज यूज फॉर, किस काम के लिए? नंबर 1, फॉर फर्दर सप्लाई, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। ठीक है जी। या फिर फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ठीक है जी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए। या फिर यूज हो रहा हो एज मोटर ड्राइविंग सर्विस, फॉर मोटर
ड्राइविंग सर्विस। ठीक है जी। अब देखना जरा, आपके पास में एक इनोवा कार है, ठीक है जी। अब जरा मेरे को बताना इस चीज के ऊपर, आपके पास में एक कार है, इनोवा कार है या स्विफ्ट कार है, जिसकी की सीटिंग कैपेसिटी क्या है, 13 से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, और आप उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, आप उसको अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, कब मिलेगा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट? कहता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर मान लो इस कार को आपने यूज किया हो फर्दर सप्लाई के लिए। फर्दर सप्लाई जैसे, सोच करके देखो कि एक कार है, शोरूम पे खड़ी है, शोरूम पे खड़ी है, आप जाते हो गाड़ियों के शोरूम पे, वहां पे कार खड़ी हुई दिखाई देती है, एक एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल की तरह, या टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं, वो फर्दर सेल के अंदर, फर्दर सप्लाई के अंदर जो है वो यूज हो रही है, तो शोरूम के अंदर फर्दर सप्लाई के लिए वो कार यूज हो रही है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मान लो आपकी ट्रैवलिंग बिजनेस है, जैसे कि आपकी कैब, आप कैब फैसिलिटी देते हो, आप कैब में उसका यूज कर रहे हो मोटर व्हीकल का, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? जी सर बिल्कुल मिलेगा। आप मोटर ड्राइविंग स्कूल की तरह उसका यूज करते हो, मोटर ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर है हरभजन मोटर ड्राइविंग स्कूल, तो हरभजन मोटर ड्राइविंग स्कूल, जो वो आपको गाड़ी में सिखाते नहीं है, आओ हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, ऊपर कैरियर लगा हुआ होता है, अपनी ऐड भी कर रहे होते हैं, तो इन चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। तो ये जो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इस तरीके से खत्म हो जाता है। ये बात समझ में आई कि कब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और कब नहीं मिलेगा? बोलो जी, ये बात समझ में आई? सेकंड क्या है हमारे पास में? हमने बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, किसका? एयरक्राफ्ट और वेसल का, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है वॉर में। यानी कि देखो, हमारे पास में क्या है, एक एयरक्राफ्ट या वेसल है, अच्छा जी, और ये किसके पास में है? सर इंडियन नेवी के पास में है, और इंडियन नेवी इसको कहां यूज करती है? जंगे मैदान में। अच्छा सर, तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं, नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। इंडियन नेवी या एयरफोर्स अगर इसका यूज युद्ध के मैदान में करती है, ठीक है, उसने इसका यूज अपने जर्नल काम के लिए किया है, ठीक है, क्योंकि इनसे वो यही काम करती थी, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स, जो कि डीलर है, ठीक है, जो कि क्या है सर? डीलर है, डीलर ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर वेसल का, और इसने क्या किया हुआ है, अपने शोरूम पे रखा हुआ है इस एयरक्राफ्ट या वेसल को फर्दर सेल करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है। अब सर ऐसे भी बंदे होते हैं क्या? हाँ होते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम अपने पास में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वेसल्स और एयरक्राफ्ट खुद ही बनाएं, तो हमारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो बनाने के लिए आगे आ रही हैं। तो मान लो उनमें से कोई एक डीलर है और उसने इन चीजों का काम शुरू किया, वो एयरक्राफ्ट बना रहा है और आगे फर्दर बेच रहा है, उसने अपने शोरूम पे इस एयरक्राफ्ट या वेसल को खड़ा कर रखा है, फर्दर सप्लाई करेगा वो इनसे, ठीक है, तो फर्दर सप्लाई करेगा, तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है? हाँ सर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, ग्रीन सिग्नल। अच्छा, अगर मान लो आपका एक है हमारे पास में क्या, स्पाइस जेट, नाम तो तुमने सुना होगा, स्पाइस जेट, ठीक है,
ये क्या करता है सर, पैसेंजर की ट्रैवलिंग करता है, उसके पास में एक एयरक्राफ्ट या वेसल है, एयरक्राफ्ट की ही बात करता हूं, हवाई जहाज होते हैं इसके पास में। तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर वो पैसेंजर के लिए यूज करता है? हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो, ये इसका एग्जाम्पल हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पाइस जेट ने आगे क्या दिया सर, पैसेंजर सर्विसेज दी। अच्छा सर, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब मान लो कि ट्रेनिंग पर्पस दी जा रही है। अब कोई वेसल है या एयरक्राफ्ट है जिससे कि सिखाया जा रहा था कि इसको कैसे उड़ाएं, तो ये तो इसके लिए एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग पर्पस तो अपने आप में ही समझ में आ जाता है। तो भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। और अगर इस चीज से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, अब जैसे मैंने स्पाइस जेट बोला, ऐसे ही हमारे पास में एक है एयर इंडिया। एयर इंडिया, ये एयर इंडिया क्या करती है, चीजें मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। एयर इंडिया में अभी जैसे कोरोना आया तो कुछ एरोप्लेन्स का, एयरक्राफ्ट्स का यूज किया गया दवाइयां पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में। तो ऐसे काम के लिए यूज करने पे इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, अगर कोई स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट ऐसे हैं तो। ठीक है जी। तो कब अलाउ नहीं होगा और कब अलाउ होगा, ये बात समझ में आई है आप लोगों को? जल्दी यस बोलो सर। फटाफट से। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर सिमिलैरिटी मिलेंगी आपको। और भाई साहब, इससे ज्यादा शॉर्ट तरीके से नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी काम करना पड़ेगा। अच्छा जी। सर, हाँ जी सर। थोड़ा सा डाउट है, पूछूं? बोलो जी। सर, एक तो पहले जो ऊपर वाला आपने पॉइंट बताया था मोटर व्हीकल वाला, अगर उसमें सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा होगी तो हाँ, उसके से मिल जाएगा ना तब फिर तो? अब तब मेरे को एक बात बताओ, तब मैंने उसको ब्लॉक क्रेडिट के अंदर डाला था क्या? नहीं सर। मैंने तो लेस बोला ना गुरुजी, ये देखो, यस सर। मैंने तो यस सर, लेस यस। वाले की बात की ना। जी सर। सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो अगर 13 से ऊपर होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है सर। और सर, ये एयरक्राफ्ट वाले में पहले तो एक कॉन्सेप्ट पूछना था कि नेवी वालों के ऊपर आईटीसी अलाउ क्यों नहीं कर रहे? उन्हें तो देना चाहिए ना, एयरफोर्स और नेवी को, नॉर्मल अच्छा पीपल को ठीक दे। है, क्या पता वो उनको डेप्रिसिएशन अलाउ कर रहे हो। ओके सर। ऐसे मतलब कुछ भी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? ठीक है सर, आ गया मन वो ना में। मतलब अपने ना भावनाओं पे नियंत्रण रखा करो कि भैया ये तो गलत हो गया, इंडियन नेवी को आईटीसी नहीं दे रहे। अच्छा जी, चलो अच्छा कोई। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि हाँ जैसे नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर हाँ एक तो वॉर में भी यूज होते हैं ये एयरक्राफ्ट, और इसके हाँ साथ साथ क्या होता है सर, जैसे उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जो लोग जाते हैं हाँ, वहां तो पे? ट्रेनिंग वाले का आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, लिखा है ना ट्रेनिंग पर्पस ग्रीन सिग्नल। हाँ 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 हाँ। ठीक तो है, ट्रेनिंग वालों को मिल जाएगा और बाकी वॉर वालों का नहीं मिलेगा, ठीक है वॉर सर। वालों का नहीं मिलेगा। क्लियर सर, थैंक यू। अगर तुम जंगे मैदान में ले गए उसको नहीं मिलेगा, दूसरे को सिखा रहे हो तब मिल जाएगा। अच्छा जी। बस तो एयरक्राफ्ट तो एक बार ही खरीदेंगे ना हम, तो हाँ जी। मान लो एयरक्राफ्ट तो एक बार हमने खरीदा, हाँ, अब उसी को हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रहे पर्पस हैं। वाले अलग होते हैं सर, ट्रेनिंग ओ, पर्पस के लिए अलग से रखे जाते हैं। ठीक है सर। हाँ, ऐसे नहीं होता कि ट्रेनिंग पर्पस वाले को लेकर के जब मर्जी आए चलो आज चक्कर माराते हैं, 2 बम डालाते हैं पाकिस्तान पे, आज तू यार एक काम कर, तू उड़ा के देख ले कैसा लग रहा है। ऐसे नहीं होता, अलग अलग होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, जैसे तुम्हारी ये गाड़ियां भी होती हैं शोरूम पे, तुमने देखा है ना इसको, टेस्ट ड्राइव वाली तो अलग रखी हुई होती है उन्होंने, जी सर। और जो बेचनी है, सोच तेरे को टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी दे दूंगा, तू खरीदेगा क्या? तू कहेगा यार ये तो वैसे ही इतनी घिसट चुकी है, मैं क्यों लूं इसको। यही हिसाब होता है। अच्छा आओ, अब सुनो मेरी बात जी। पर्सनलाइज सर्विसेज हैं कुछ। पर्सनलाइज सर्विस है, इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विसेज, इसका मतलब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सर्विसेज अगर दी जाती है तो इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं यहां रेड पेन से लिखता हूं नो आईटीसी। अगर ये सर्विसेज होंगी, ये सर्विसेज होंगी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या सर?
फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड। पहले मेरे को पूरा लिखने देना, फिर आप भी लिखो साथ साथ में, फिर मैं समझाता हूँ। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ठीक है जी। और आपकी ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज, ठीक है जी। और हेल्थ सर्विसेज, और आपका हो गया कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। और आपकी लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज। इनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। मतलब मान लो फूड एंड ब्रेवेजेस की सर्विसेज, जैसे हमारे डायरेक्टर होते हैं या फिर इम्प्लॉयज होते हैं, उनको अगर हम फूड की सर्विसेज देते हैं, या हाँ ऐसे ही मान लो, तो ऐसी अगर सर्विस देते हैं तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। अगेन मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना कौन, लेगा कौन, जो सर बिजनेस के अंदर होगा। मान लो जी, मैंने आपको फूड फैसिलिटी दी है, ठीक है, आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर हो या मेरे एम्प्लॉई हो, और मैंने आपको फूड फैसिलिटी दी है, सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना डायरेक्ट टैक्स में, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। ऐसी आउटडोर केटरिंग अगर आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, नहीं होगा। अगर आप मान लो मेरे एंकर वगैरह हो, न्यूज चैनल है मेरा, आपको मैंने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज दी हैं, या हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती हैं एम्प्लॉयज को, कॉस्मेटिक की सर्विसेज दी जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि किसी भी तरीके से अगर बिजनेस के अंदर इन सर्विसेज का आगमन होता है किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देते हैं। बस 100 बातों की एक बात। लेकिन 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 इन्हीं चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड हो जाएगा। अब मैं चलूंगा ग्रीन सिग्नल के साथ में। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है, अलाउड है, ठीक है, अगर जो है हम इसका यूज जो है वो बिजनेस के अंदर ही कर रहे हैं। मतलब बिजनेस के अंदर कर रहे हैं सर, अभी भी तो एम्प्लॉय को देके बिजनेस के अंदर ही कर रहे थे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं समझाता हूं। मैंने आपसे फूड सर्विसेज ली, ठीक है, मैं कौन था, मैं मान लो एक हलवाई था, आउटडोर केटरिंग भी हो सकता हूं, या फिर कोई भी एक डीलर हो सकता हूं, ठीक है, डीलर हूं मैं, ठीक है, और इसी काम का यूज करता हूं। मैंने ना आपसे बाहर से जो है वो कोई स्वीट्स परचेज की, स्वीट्स परचेज करके मैंने आगे स्वीट्स ही बेच दी एज इट इज, अपने एम्प्लॉयज को नहीं खिलाई, ठीक है, स्वीट्स खरीद करके स्वीट्स बेच दी। आगे फर्दर आपसे ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज ली और आगे किसी को दिलवा दी, आपसे हेल्थ सर्विसेज ली और आगे सेम किसी को दे दी। मतलब अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च करूंगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ले करके एज इट इज आगे अपने कस्टमर को दे दूंगा, तो सर फिर जो है वो आपका क्या नाम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। जैसे मान लो ये डीलर का नाम है जी सागर रत्न,
सागर रत्ना रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा आपने, या फिर यस हल्दीराम सर। बोलो, कोई भी बोल लो, सागर रत्ना है। वो आपसे स्वीट्स परचेज करता है, ठीक है, और आगे सर्व कर देता है अपने कस्टमर को, तो आईटीसी अलाउड हो जाएगा। और सारे के सारे बिजनेसेस, ये जितनी भी सर्विसेज लिखी हैं, सबके साथ सेम ही चीज ले लो। तो आईटीसी कब अलाउड होगा और कब नहीं होगा, इसके अंदर ये बात समझ में आ गई। पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए जो हमने बात की, ठीक है जी, ओके। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन, डीलर अगर कोई होता है और वो इनवर्ड सप्लाई करता है, ठीक है। कंपोजिशन डीलर कौन होता है, जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख, एज द केस में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। तो जो भी पर्सन होगा जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर होगा, वो अगर कोई इनवर्ट सप्लाई लेता है तो उसके ऊपर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करता है और फर्दर यहाँ पे सप्लाई देता है, गुड्स इंपोर्ट किया उसने और फिर यहाँ पे फर्दर सप्लाई दिया, तो उसका आईटीसी अलाउड होता है। लेकिन अगर वो यहीं से खरीद के यहीं बेचना चाहेगा, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ये हमने फोर्थ पॉइंट के अंदर देखा, मतलब तब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी जब मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो इसको हमने नोट कर लिया है मेरे ख्याल में, ठीक है, ओके। आओ जी, अगला देखते हैं जी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के पास जाने से पहले। नंबर 1 क्या बोलता है, कहता है जहां पे हमारी इनवर्ट सप्लाई होती है बिजनेस पर्पस के लिए, कोर बिजनेस पर्पस के लिए, तो आईटीसी रिसिपिएंट को अलाउड हो जाता है। जैसे कि मैंने कोई चीजें खरीदी और आगे उनको बेच दिया, तो मेरे को इनवर्ट सप्लाई पे आईटीसी अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, नॉन बिजनेस पर्पस क्या हो गया, मैंने इसको बेचा नहीं, बिजनेस के नाम पे खरीदा तो था लेकिन घर में यूज कर लिया, तो मेरे को आईटीसी जो मैंने लिया था ना उसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, यानी कि आईटीसी अलाउ नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ऊपर जो 2 स्टेटमेंट है वो सेक्शन 16 कहता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कहता है सुनो जी, अगर आपके बिजनेस पर्पस के लिए कोई चीज प्रोपोर्शनेटली यूज होती है, कॉमनली कॉमनली प्रोपोर्शनेटली यूज होनी चाहिए, यानी कि आपने एक कार खरीदी, उसको बिजनेस पर्पस, कार को छोड़ो और कोई चीज ले लेते हैं, कोई भी सामान आपने खरीदा उसको प्रोपोर्शनेटली आपने बिजनेस पर्पस के लिए लगाया और प्रोपोर्शनेटली आपने पर्सनल पर्पस के लिए लगाया या फिर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लगाया, तो उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही अलाउ होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को। अच्छा, अब सुनो जी, ठीक है। तो हमारे पास में है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा ना हमने। नंबर 1, वेयर एनी गुड्स, सर। वेयर एनी गुड्स आर यूज्ड फॉर नॉन एग्जम्प्टेड पर्पस, यानी कि वो टैक्सेबल गुड्स हैं या फिर दूसरी चीज जीरो रेटेड गुड्स हैं। है सर, जीरो रेटेड भी, हाँ जी, जैसे कि एक्सपोर्ट सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट को हम महंगा नहीं करना चाहते ना, तो हम इसको जीरो रेटेड के अंदर ले लेते, यानी कि टैक्स तो है इसके ऊपर लेकिन जीरो रेटेड है। तो हम क्या कहते हैं, देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अलाउड ऑन
सच इनवर्ड सप्लाई। ठीक है जी। ओके। अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना और जरा मेरे को बताना ध्यान से। मेरे को चीजें आपसे भी पूछनी है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है जी। और मैंने ना कुछ गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज्ड, जवाब देना मुझे। और आगे मैंने इससे ये रॉ मटेरियल खरीदा था, और इससे आगे मैंने कुछ एग्जम्प्ट गुड्स बना दी, एग्जम्प्टेड गुड्स बना दी। अब बताओ इसका आईटीसी अलाउ होगा मेरे को? नहीं सर। नहीं होगा सर। रेड पेन से काट दिया। ठीक है जी। अच्छा, मान लो मैंने कोई गुड्स परचेज की अपने बिजनेस के अंदर, और उससे फर्दर टैक्सेबल गुड्स बनाई। जी सर, आईटीसी अलाउड होगा, ग्रीन सिग्नल। और अगर मैंने बिजनेस में कोई गुड्स परचेज की थी और फर्दर उसकी सप्लाई दी थी, और मैंने क्या किया था, इसको एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स क्या होती हैं? जीरो रेटेड होती हैं। तो मैं ले नहीं सकता था टैक्स। क्या मेरे को ऐसी गुड्स के ऊपर जो मैंने परचेज किया था इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है? हाँ सर, इन दोनों केसेस में अलाउड है, ये इसका नेट शेल में लिखा हुआ। यानी कि जीरो रेटेड गुड्स पे भी आपको अलाउ हो जाएगा। सर आईटीसी में मिलेगा क्या हमें, जब जीरो रेटेड गुड्स हैं तो? हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल जाएगा ना। मतलब हम ले नहीं सकते, हम ले नहीं सकते उससे टैक्स, लेकिन जो हमने पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिल जाएगा। ओके सर। हम अपने कस्टमर से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो हमने पे किया है ना उसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा वापस। मतलब एक तो तरीके गुड। से, एक तरीके से हमारा रिफंड ही हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा जी, ये बना लो ऐसे ही। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज मैंने लिखी थी ना ऊपर, जब हम लिख रहे थे ये तीसरी वाली स्टेटमेंट, इसके बारे यस में सर। भी लिखते हैं कि मैंने क्या किया। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मेरा ये बिजनेस था और मैंने कुछ गुड्स परचेज की। ठीक है, गुड्स परचेज की, और मान लो इसकी जो वैल्यू थी वो थी सर 1 लाख रुपए। इसके ऊपर जो जीएसटी लगा वो मान लो 18,000 रुपए लगा। तो ये टोटल मेरा इनवॉइस कितने का हुआ? 1,18,000 रुपए। अब मैं क्योंकि बिजनेस हूं, मैंने क्या कर दिया, इसका 60% जो था वो एग्जम्प्ट, सॉरी नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई दे दी, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई, नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई में यूज कर लिया। और 40% जो था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर यूज कर लिया। तो रूल क्या कहते हैं, मेरे को प्रोपोर्शनेट मिलेगा। यस सर, 60% पे आईटीसी। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से। अब इसके अंदर क्या होगा, स्टेप वन, पहले तो मैंने क्या कर लिया होगा, जब मैं चीजें खरीद रहा था मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं 60% की सप्लाई एग्जाम नॉन एग्जाम्प्ट की दूंगा और 40% एग्जाम्प्ट की दूंगा। तुम सामान खरीदते हो, तुम्हें पता लगता है क्या कि कितना तो इसको एग्जाम्प्ट सप्लाई में और कितना उसमें जाएगा? इस तरीके से कैसे होगा तुम्हें नहीं पता। तो तुमने स्टेप वन क्या कर लिया, तुमने बुक कर लिया
बुक कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितने का? 18,000 रुपए का। यानी कि आपने, उन्होंने आपका जीएसटीआर नंबर 1 और आपने जीएसटीआर 2 भर करके, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये 18,000 रुपए बुक कर लिया। ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ, इसका 40% कितना होता है? नहीं बताओगे? 18,000 रुपए का 40% सर कितना होता है? 7200। 7,200। तो मेरे को रिवर्सल करना पड़ेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना पड़ेगा कि सर देखो 40% सप्लाई मैंने एग्जाम सप्लाई में दे दी है, ठीक है, तो उसका मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूं, तो मुझे 7200 रुपए, जो कि अपने आप में 40% है ऑफ 18,000, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। अच्छा जी। अब इसी चीज के साथ ना, ये बना लिया आप लोगों ने? बना लो इसको जल्दी से। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? बैंकिंग सेक्टर के लिए। फॉर बैंकिंग सेक्टर क्या है? देखो जी, ये बैंक है, बैंक नहीं, इसको मैं बैंकिंग सेक्टर ही बोल देता हूँ, सारे के सारे बैंक्स को बीच में ले लेता हूँ। और ये बैंक्स क्या देते थे? ये आगे फर्दर एग्जम्प्टेड सप्लाई देते थे, और क्या देते थे? नॉन एग्जम्प्टेड सप्लाई, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई देते थे। मैं टैक्सेबल नहीं, इसको नॉन एग्जम्प्टेड ही लिखता हूँ। ठीक है। अब इनके पास में ना ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर इन्होंने पीछे से सप्लाई ली है, सप्लाई ली है जो कि यूज हो रही है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड सर्विस, इन्होंने सप्लाई लिया है, तो इसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। ठीक है, ये इसका ऑप्शन 1 है, मैं ऊपर लिखता हूं ऑप्शन 1। ठीक है, इसका ये ए पार्ट। और बी पार्ट कि सर इन्होंने सप्लाई ली थी एक्सक्लूसिवली, इसको यूज किया था फॉर नॉन एग्जम्प्टेड सर्विसेज। मतलब इनको ना पहले से प्री डिटरमाइन था, इन्होंने लिया और आगे फिर दिया, तो अब इसका क्या होगा सर? फुल आईटीसी अलाउ होगा, ग्रीन सिग्नल दे देते हैं इसको, फुल आईटीसी अलाउड। ये हो गया इनका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लेकर के चलते हैं इनके पास में। कहता सुनो सर,
आप ना कॉमन सप्लाई दे रहे हो। अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली काम, एक्सक्लूसिवली नहीं कर रहे, आप ना कॉमन काम, कॉमन सप्लाई ले रहे हो कहीं से। ठीक है, ये आपने कॉमन सप्लाई ली, मतलब ये इसको ऑप्शन नहीं कह सकते, इसको हम दो पार्ट कह सकते हैं। तो मैं ऑप्शन वर्ड यहाँ पे मेरे को अब गलत लिख रहा है, लग रहा है लिखना, इसको मैं हटा देता हूं, ऑप्शन 1 और 2 को। हमने बोला कि ना एक्सक्लूसिव सप्लाई के केस में ये होगा, और कॉमन सप्लाई के केस में क्या होगा। कॉमन सप्लाई यानी कि जैसे ऊपर वाले केस में हो रहा था इनके साथ में, कि इनको पता ही नहीं था, वो तो गुड्स परचेज कर रहे थे, तो ऐसे इन्होंने ना सर्विसेज अवेल की हैं, कॉमन सप्लाई किया है। इसको मैं ना ए पार्ट का नाम दे देता हूं, और इसको मैं बी पार्ट का नाम दे देता हूं। कॉमन सप्लाई किया है, तो रूल्स क्या कहते हैं, कहते हैं सर सुनो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर हो और कॉमन सप्लाई लेते हो जिसको कि आप यूज करते हो एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड पर्पस के लिए, तो आप रिजल्ट के वे में 50% आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 50%, क्योंकि रेड पेन से लिखा है ना, तो इसको नॉट अलाउड लिख देते हैं, और ग्रीन पेन से लिख देते हैं 50% आईटीसी अलाउड। लेकिन ये 50% वाला सीन है किसके साथ? सर बैंक वगैरह के साथ में। ठीक है, सर इसका मतलब ये हो कि बाकी नहीं, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर अगर एक हाँ, कॉमन सप्लाई ये और भाई साहब ऊपर मैंने स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग सेक्टर लिखा हुआ है। जी सर, मैं ये ये कह रहा हूँ अगर फिफ्टी बैंक, परसेंट वाला सीन जो है ना, ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के साथ ही। यानी सर ये ना कि अगर हमने उसने कोई भी चीज ली है और वो आगे सप्लाई कर रहा है, उसे भी नहीं पता वो किसको करने वाला था, लेकिन उसने कुछ सामान हाँ, एग्जम्प्टेड कुछ नॉन एग्जम्प्टेड के लिए। हाँ, तो तुम्हें है ना पहले 100% बुक करके, और फिर उसके बाद में जैसे औरों को तो रिवर्सल करना पड़ता है ना, तो जी कहता सर। तुम बुक ही मत करो। अगर तुम एक बैंकिंग सेक्टर हो तो तुम जो है वो बुक ही मत करो। किसको बुक मत करो? 50% को, सिर्फ 50% को ही बुक करना है तुम्हें, रिमेनिंग। ठीक है सर। ठीक है जी। और सर एक्सक्लूसिवली का मतलब ये हुआ कि उसे पता था कि एग्जम्प्टेड के लिए यूज हाँ, करने हाँ, वाला। हाँ, हाँ। ओके सर। हो गया जी ये। आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं जी अपने पास में सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है जी, आईटीसी इन स्पेशल केसेस। ठीक है सर, ध्यान से सुनना कि क्या कहता है सेक्शन 18। पहले मैं उठा रहा हूं सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 ए को। ठीक है, और इसका सीन क्या है जी? न्यू रजिस्ट्रेशन है, नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसने अप्लाई किया है, विच इज अप्लाइड विद इन 30 डेज। यानी कि ये अच्छे वाला बच्चा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अप्लाई कर दिया है 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या हुआ, जरा देखो, ध्यान से समझना चीजों को। यहां पे ना इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और इधर आते आते, यहां पे आते आते इसकी जो टर्नओवर थी ना वो एक्सीड कर गई।
एक्सीड कर गई कितने को, रुपीज 10 lakhs या रुपीज 20 lakhs या फिर रुपीज 40 40 लाख। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है, ये हम पहले देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखें। अच्छा ठीक है, तो यहां पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया और इधर पहुंचा, इसकी 10 लाख रुपए की लिमिट पहुंच गई। क्या रजिस्ट्रेशन से पहले इसको आउटपुट टैक्स लेने का अधिकार था? मुझे जवाब दो। नहीं सर। क्या वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था? नो सर, नो। आउटपुट टैक्स नो। तो कोई आउटपुट टैक्स इसको क्या नाम है कलेक्ट करने का अधिकार नहीं था। और क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था अपनी परचेजेस के ऊपर? नहीं सर। नहीं। सर कैसी बातें कर रहे हो सर आप, हमें क्या छोटा बच्चा समझते हो? नहीं। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में, हाँ सर, आउटपुट टैक्स ले सकता है ये? हाँ सर बिल्कुल ले सकता है, यस। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या इसको? यस यस सर। सर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। अब इस काम के लिए ना इसको क्या करना पड़ेगा, इस काम के लिए ये हो इसके साथ, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा जी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन 30 30 डेज, जब से इसकी ऑब्लिगेशन अराइज हुई थी। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो थी वो थी 10/9/2022, 10/9/2022। और इसने क्या किया था, इसने परचेजेस की थी। अब जरा रजिस्ट्रेशन से पहले की बात देखना, इसने परचेजेस की थी, ठीक है जी, कितने की, 1000 किलोग्राम की, जिसका की रेट था कितना, 100 रुपए पर किलोग्राम। तो इसकी परचेजेस कितनी हो गई सर, 1 लाख रुपए की परचेजेस हो गई। और मान लो इसका जीएसटी था @18%, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 18,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया ये, 1,18,000 रुपए। इसने जो जीएसटी पे किया उसके अंदर इसको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं था। तो इस बेचारे ने क्या किया, ये जो जीएसटी के अमाउंट था इसको भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया और अपने पास में ना एंट्री बना ली, क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि इसको आईटीसी मिल नहीं सकता था, तो इसने क्या किया, कॉस्ट ही बना दिया इसको 1,18,000। अपना नुकसान थोड़ी करेगा, 1,18,000 रुपए की एंट्री कर दी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ना इसके पास में ना कुछ स्टॉक बचा हुआ था रजिस्ट्रेशन तक। ध्यान से सुनना, अब कहानी शुरू होने जा रही है, बिल्कुल ध्यान से। मान लो इसने 1,000 किलोग्राम था ना, ये सारा स्टॉक थोड़ी ना बिक गया होगा। अब इसके पास में जिस टाइम इसने रजिस्ट्रेशन कराया ना बच्चों, इसके पास में स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा था, स्टॉक एग्जिस्ट, या फिर रिमेनिंग स्टॉक लिख लो। स्टॉक रिमेन कितना था, मान लो 600 किलोग्राम था। सारा सामान नहीं बेच पाया वो, ठीक है ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, सारा सामान नहीं बेच पाया। और इसने क्या कर दिया, 30 दिनों के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ये याद रखना, रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो इसने ना रजिस्ट्रेशन करवा लिया 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है सर। तो इसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी, जल्दी से बता दो मेरे को, इफेक्टिव डेट क्या होगी ऑफ सर। रजिस्ट्रेशन? सर जब से इसका रजिस्ट्रेशन लाइबल था, 30 दिनों के अंदर अंदर अगर ये करा लेता है तो 10/9/2022 इसकी इफेक्टिव डेट हो जाएगी। ठीक है जी, 10/9/2022।
22 जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव डेट हो जाएगी। अब कहता है, सुनो जी, बात ध्यान से कान खोल करके, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब कहता है इसकी इफेक्टिव डेट आ गई। अब जो हमारे पास में स्टॉक था, जो स्टॉक था एज ऑन, इससे एक दिन पहले की डेट क्या आती है सर, 9/9/2022। ठीक है जी, ओके। तो हम उसको, हम क्या कहते हैं, स्टॉक हमारे पास में इससे एक दिन पहले इतना था, और रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट ये है, और हमारे पास में 10 तारीख को जो स्टॉक था ना, उससे पहले जो एक दिन का स्टॉक था वो 600 किलोग्राम था। और ये 600 किलोग्राम ना, आओ और वेरिएशन बना देता हूं मैं इसकी। ये 600 किलोग्राम हमारे पास में था एक दिन पहले, और एक दिन बाद हम इफेक्टिव हो गए, और 23 दिनों के अंदर अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब सुनो, 600 किलोग्राम जो सामान बचा हुआ है मेरे पास, चाहे ये किसी भी फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, मतलब ये हो सकता है कि ये हो रॉ मटेरियल, ये हो वर्क इन प्रोग्रेस, और या फिर ये हो फिनिश गुड्स, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, मान लो ये 600 किलोग्राम ऐसे है, 200 किलोग्राम, और अपना क्या नाम है 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, और रिमेनिंग कितना बच गया जी फिनिश्ड का, 300 किलोग्राम। टोटल कितना, 600 किलोग्राम जो सामान मेरे पास है, इसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं, बशर्ते कि मैंने 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड। कितने का, 600 किलोग्राम का। अच्छा, चलो अब चेक कर लेते हैं भाई कि कितना होगा ये अमाउंट भी, क्योंकि अब हम ये अभी हम अमाउंट में ही खेल रहे थे ना, तो अमाउंट पता कर लेते हैं। सिंपल सी बात है सर, कि मैंने 1000 किलोग्राम के ऊपर मैंने इन मेरे टैक्स कितना पे किया था, जल्दी बता दो। 18,000, 18,000। तो बताओ 600 किलोग्राम पे मैंने कितना किया होगा, बताना, बोलो बोलो। 10,008। पक्का? यस सर। 10,800 आ रहा है? ठीक है। 10,800। इसका आईटीसी मेरे को अलाउ हो जाए। बना लिया ये तुम लोगों ने? अच्छा जी, अब एक बात बताओ, जब इसने 18,000 रुपए पूरे को अपनी परचेजेस में इंक्लूड कर दिया था, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए सर, इसकी परचेजेस डिक्रीज होनी चाहिए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डेबिट होना चाहिए। तो हमने क्या एंट्री बनाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कि जो 600 ग्राम का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड था वो परचेजेस में इंक्लूड कर दिया था ना हमने, तो परचेजेस को डिक्रीज कर दूंगा। कब एंट्री बनाऊंगा ये, 10/9/2020 को, रजिस्ट्रेशन की डेट पे। ठीक है, ओके। और ये कितना अमाउंट आएगा, 10,800 रुपये। ठीक है, परचेजेस को कम कर दिया। अब ये बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं हो रहे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। ये लो जी, ये पूरा का पूरा आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा दिखाई छोटा दे रहा है, लेकिन है ये पूरा का पूरा। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होती है जिस दिन से लिमिट एक्सीड हो जाती है, वो होती है जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। गुरुजी मेरी बात सुनो, गुरुजी प्लीज मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। मैंने ये कहा, मैंने यहां बिजनेस स्टार्ट किया, यहां पे मेरे पास में मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई,
और इसके 30 दिनों के अंदर अंदर अगर मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, ओके, तो मैं अच्छा बच्चा हूं, तो मेरी इफेक्टिव डेट ये हो जाएगी। और अगर मैंने ये 30 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन कराया ना, मान लो 32वें दिन कराया, तो फिर ये रूल ही नहीं लगेंगे सर, फिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है सर। इस साल, अगले साल की बात होगी। ठीक है ना? तो ये रूल है कि 30 दिनों के अंदर अंदर खुद को रजिस्टर करा जरूर लेना, तो तुम्हारा जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ना रिमेनिंग स्टॉक का, वो तुम्हारे को मिल जाएगा। बस ये रूल है। ठीक है सर। अच्छा, ये हो गया, ये लिख लिया तुम लोगों ने? जी सर। यस। अच्छा, अब देखो, अब ना हमारे पास में है, ये तो मैंने सेक्शन ए लिखवाया था ना, यही सेम चीज बी बोलता है, लेकिन वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बोलता, वो बोलता है सर वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन के लिए। और वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई 30 दिन का टाइम पीरियड थोड़ी होता है, वो तो कहते हैं जब जागो जब सवेरा। तो ये कौन सा वाला रजिस्ट्रेशन है? वॉलेंटरली वाला। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं जी वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरली। ठीक है जी। तो अगर आपका वॉलेंटरली रजिस्ट्रेशन था, अब सारा का सारा सीन वही है, पूरा का पूरा सीन वही है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया जब, तब से ही आपका इफेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ये वाली डेट क्या नाम है, हम हटा देंगे, रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, इसको भगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास कोई कंपल्शन थोड़ी थी, हमारी टर्नओवर बेस के ऊपर ये था ही नहीं। तो इसको एक्सीड वाले को भी हटा देता हूं, ये वाला सीन ही खत्म हो गया यहाँ से। सर समझ नहीं आ रहा, आप बना अरे दो अरे, ना अभी इसे। समझ में आएगा गुड़िया, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, देख मैं तेरे को समझाता हूँ। और तेरे को समझाए बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं, ना तेरे को जाने दूंगा। ठीक है सर। देख, बस ये मेरा ना थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसका ना, इसके अंदर बहुत सारा खाना भर गया है, तो अब इसका पेट हल्का करना पड़ेगा। आजा मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ, ये देखो, अब जरा ध्यान से देखो, जहां जहां पे मैं मार्कर लगा रहा हूं। सेक्शन 18 के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, जो कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का है। रूल्स ये कहते हैं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और एक दिन आपको देवी माँ ने या बजरंग बली ने ऐसे ही सपने में दर्शन दिए, और आपने क्या किया, सुबह उठ करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। आपका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है। भगवान जी ने आपको बोला रात को सपने में, सुबह आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको कोई पता ही नहीं है कि आपकी लिमिट कितनी है कितनी नहीं है, क्या लेना देना। उन्होंने, भगवान जी ने कहा, और आपने कहा ठीक है सर हम करा लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपका इनपुट, आप आउटपुट टैक्स ले सकते थे, नो। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, नो। रजिस्ट्रेशन के बाद ले सकते हो, यस। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, यस। हाँ, ये बाद की कहानी तो नॉर्मल चल रही है। आपने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन करा लिया, और रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट कब होगी? इफेक्टिव डेट होगी जब से आपको भगवान जी ने दर्शन दिए थे और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट ये हो गई। अब यही चीज दो दो बार लिखी हुई है, तो दो दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको यहां से भगा देता हूं। ठीक है, आपने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है सर, करा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब रजिस्ट्रेशन से पहले आपने क्या किया हुआ था, कुछ परचेजेस की हुई थी, 1 लाख गुड्स की, जिसके के ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ था 18,000। टोटल इनवॉइस आपके इतने के थे। आपने एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज आपका स्टॉक जो है वो लास्ट कर रहा है कितना? 600 किलोग्राम। किस वे में? रॉ मटेरियल में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी हो सकता है, और फिनिश गुड्स में भी हो सकता है। किसी भी तरीके से आपका बचा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है। तो रूल्स कहते हैं कि आप इस बचे हुए स्टॉक का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अलाउड है जी, अलाउड है, अलाउड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है।
कितना टैक्स, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाएगा सर? ये 10,800 रुपए। यानी कि सर ये तो पिछले वाली जैसी बात हो गई। हाँ बिल्कुल पीछे वाले जैसे बात हो गई, क्योंकि आंसर भी वो क्या नाम है, एग्जाम्पल भी मैंने सेम डाल दिया। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे इफेक्टिव डेट पे आपके 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया था, ये शर्त पूरी करनी जरूरी थी। और यहाँ पे कोई कंपल्शन ही नहीं है, तो कोई किसी भी तरीके की कंडीशन भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, केस 1 और केस 2, यानी कि अभी जो हमने पढ़े क्लॉज 1 और क्लॉज क्लॉज ए और क्लॉज बी में कोई फर्क नहीं है खासा। वहां पे क्या कहते हैं, सिर्फ क्लॉज ए एक बात कहता है कि अपना रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर करवा लेना, बस। तो तुम्हारा जो स्टॉक होगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अवेलेबल एलिजिबल हो जाएगा। और यहां पे हम क्या क्या कहते हैं, 30 दिन की तो बात ही नहीं आ रही, क्योंकि हम तो भगवान के कहने पे चले हैं, अपनी अंतरात्मा के कहने पे चले हैं। तो हमारे को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से रोक नहीं सकता, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, या फिनिश गुड्स के रूप में हो, किसी भी रूप में ये स्टॉक पड़ा हुआ हो, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है। और यहाँ पे 30 डेज की कंपल्शन भी नहीं है। अब बात समझ में आई बेटा तेरे को? हेलो हेलो हेलो। सर हाँ सर बिल्कुल। ठीक है जी। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट से, फिर तीसरा केस दिखाता हूं तुम्हारे को, वो भी तिड़वा है। ये जुड़वा हुए ना, अभी अभी तिड़वा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। सर 1,18,000 पे नहीं मिलेगा ना एटीसी, सिर्फ जो स्टॉक रह जाएगा उस पे ही मिलेगा ना? हाँ एक बार फिर बोलना बेटा, फिर पूछना। सर 1,18,000 पे आईटीसी नहीं मिलेगा ना, सिर्फ स्टॉक जो ना रह मेरी जाएगा बेटी, उस पे ही मिलेगा ना ना? ना बेटा, नहीं मिलेगा। 1,18,000 रुपए तो हमने वैसे भी परचेजेस के नाम पे ले लिए थे। अब परचेजेस को कम करेंगे, कितने से? 10,800 पे। आईटीसी कितने का मिलेगा? देखो वहां एंट्री लिखी हुई है, आईटीसी डेबिट टू परचेजेस 10,800 का आईटीसी मिलेगा। और ये दस ठीक है। हजार आठ सौ का आईटीसी मिलेगा, चाहे ये किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स। ओके सर। हाँ जी, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। तो ये सी हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, इधर समझो। कहता है पिछले वाले में हमने सी के अंदर रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरली, अब रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। अब इस केस का रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो कि कंपोजिशन स्कीम से, कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आया है। बात समझे? कि एक पर्सन था जिसकी की टर्नओवर जो थी वो 75 लाख या 1.5 करोड़ से कम थी, अलग अलग केसेस में, अलग अलग स्टेट के अंदर। और आज वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या थी, सीन क्या था, ये अब से पहले कंपोजिशन डीलर था। इसकी जो टर्नओवर थी ना, वो थी लेस देन 75 लैक्स या फिर 1.5 करोड़। और इसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर अपने आप को ऑप्ट किया हुआ था कि मैं तो एक गरीब व्यापारी हूं। ठीक है सर। तो क्या ये आउटपुट, इसको आउटपुट टैक्स देना पड़ता था? हाँ बिल्कुल देना पड़ता था सर। यस, इसका आउटवर्ड टैक्स होता था। कितना परसेंट सर? 1% और 5%। मतलब नॉमिनल चार्जेस के अंदर 1 और 5% आते थे इसके, बिल्कुल आते थे सर।
और क्या ये आईटीसी क्लेम कर सकता था? नहीं सर, नहीं कर सकता था। लेकिन आज 10/9/2022 को इसकी की जो टर्नओवर थी ना, वो एक्सीड कर गई 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ को। तो टर्नओवर एक्सीड हो गई, टर्नओवर जो थी वो एक्सीड हो गई। तो ये मैं लिखता हूं टर्नओवर एक्सीड्स। लिमिट्स। देयरफॉर ये क्या हो गया सर? नॉर्मल स्कीम में आ गया। अब क्या करें? पहले तो इसको आईटीसी अलाउड नहीं था, अब आईटीसी अलाउड होगा। हाँ सर। आउटपुट, यस। कौन से रेट से सर? नॉर्मल रेट से। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ सर अलाउड है। बिल्कुल अलाउड है। आईटीसी मिलेगा इसको। आज से अपनी परचेजेस पे आईटीसी मिलेगा। तो नई परचेजेस पे तो आईटीसी मिलेगा, ये हमें पता है। लेकिन इसने है ना कंपोजिशन स्कीम में रहते हुए कुछ परचेजेस की थी। कितने की? 1 लाख रुपए की। अगेन वही वाली बातें देखो, 1 लाख रुपए की, जिसके के ऊपर उसने जीएसटी दिया था 18,000। टोटल बिल हुआ था 1,18,000। उसने अपने यहाँ पे एंट्री क्या बनाई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? क्योंकि ये बेचारा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकता था, तो इसने इसको परचेज में जोड़ दिया था आज से पहले। अब इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो गई? 10/9/2022 हो गई। और इसके पास में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है एक दिन पहले, जो कि 600 किलोग्राम है। किस फॉर्म में सर? रॉ मटेरियल की फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में, या फिनिश गुड्स की फॉर्म में। तो इसको 600 किलोग्राम का प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउड हो जाएगा, जो कि बनता है 10,800 रुपए। 10,800 रुपए। और ये एंट्री क्या कर देगा? आईटीसी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है? यस सर, आपने तो मतलब खेल लिया आज हमारे साथ में। हम बार बार बनाई जा रहे हैं और आप जो हैं सेम एग्जाम्पल को बार बार दिए जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास डिजिटल बोर्ड का फायदा है, तुम्हें अपनी कॉपी में मेंटेन करना होगा। और वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा जो कि इसको दोबारा नहीं बनाएगा। अगर तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो भगवान देख रहा है तुम्हें, याद रखना। जल्दी से बना डालो, और पूछना है तो पूछो जल्दी से। अरे कुछ बोलो तो सही, पूछना है। सो गए क्या? इसे नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट तो कर रहे हो तो ठीक है, समझ आ गया। लेकिन सो तो नहीं गए ना? नाइस। डन सर। अब देखो जी, ध्यान से सुनो। ये तो बात हो गई कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम की। इसी के अंदर फर्दर है ना एक और चीज है, आओ उसको भी करते हैं।
जो कि ऊपर वाले में भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं किया जा सकता। आओ समझाता हूं मैं। हमारे पास है ना कैपिटल गुड्स होती हैं। पहले समझते हैं कि कैपिटल गुड्स होती क्या है। सर एक प्लांट एंड मशीनरी होती है। आप उस प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हो, उस पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हो, उस पे भी क्या नाम है टैक्स पे करते हो, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आपका अधिकार है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम ना करें। ऐसा हमने लास्ट क्लास में सुना था। अच्छा सर, अब हम इसका जनरल बात बता रहा हूं। अभी अभी कंपोजिशन या फिर नॉर्मल की बात मत सोचना। नॉर्मल बात बता रहा हूं कि एक पर्सन है जिसने की अपनी कैपिटल गुड्स खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर जितना उसने टैक्स दिया, जितना उसने टैक्स दिया उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। जनरल बात बता रहा हूं, जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि आईटीसी अवेलेबल है इन 5 इयर्स। 5 सालों के अंदर अंदर आईटीसी अलाउड है। जनरल रूल ये कहता है। 5 साल का मतलब क्या हो गया सर? एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में कितने महीने बताना? बोलो बोलो। 60। 60। 60 मंथ के अंदर अलाउड होगा। और 60 मंथ को तुम ना डिवाइड कर दो 3 मंथ से, क्योंकि मैं एक क्वार्टर की बात करता हूं। तो कितने होते हैं ये बताना? 60 डिवाइडेड बाय 3, 20। 20 मंथ्स। यानी कि वो 20 मंथ्स नहीं, 20 क्वार्टर्स। ठीक है ना? 20 क्वार्टर्स मिलते हैं। हम अपनी कैपिटल गुड्स के ऊपर जितना भी हमने क्या नाम है वो किया हुआ है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया हुआ है, वो 20 क्वार्टर्स में अपन ले सकते हैं। जनरल रूल ये कहता है कैपिटल गुड्स के लिए। अच्छा सर, हम समझ गए। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को? जल्दी से बताओ फटाफट से। यस सर। सर डिवाइड बाय 3 क्यों किया? क्योंकि एक क्वार्टर में ना 3 ही महीने आ रहे हैं आजकल। नहीं नहीं सर, क्वार्टर के हिसाब से क्यों निकाले यही पूछ रहा हूँ। भाई रूल है। ओके सर। दुष्ट प्राणी, हमें क्वार्टर्स निकालने हैं, ठीक है? 20 क्वार्टर। अच्छा, तो 20 क्वार्टर में तुम ले सकते थे। अब ध्यान से सुनना बात। एक बंदा था। कौन बंदा था? ये डीलर था, मिस्टर एक्स। ये ना, इसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों? यहां पे आज से पहले रजिस्ट्रेशन तो इसका पहले भी था, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी ना रख लिए होंगे। देखो, भावनाएं कभी कभी सामने आ जाती हैं। अच्छा, देखो ध्यान से। तो आज से पहले ये कंपोजिशन स्कीम में था। रजिस्टर ये पहले भी था, रजिस्टर्ड पर्सन, लो लिख देता हूं मैं। और यहां पे भी रजिस्टर्ड था, अंडर नॉर्मल स्कीम हो गया ये। क्यों? क्योंकि सर इसकी टर्नओवर जो थी वो एक्सीड कर गई। ठीक है जी, एक्सीड्स ₹75 लाख और 1.5 करोड़, एज द केस में बी। अच्छा सर, ठीक है। तो पहले ये कंपोजिशन स्कीम में था। अब जब ये कंपोजिशन स्कीम में था ना, तो इन भाई साहब ने ना कुछ काम किया था। क्या काम किया था? कैपिटल गुड्स परचेज की थी। ठीक है सर। और कैपिटल गुड्स जो इन्होंने परचेज की थी वो मान लो 1 लाख रुपए की थी। उसके ऊपर इन्होंने जीएसटी पे किया था 18,000 रुपए, @18%। ठीक है, ऐसे ही ले रहा हूं मैं। ठीक है। और ये टोटल इनका बिल बना था कितना? 1,18,000 रुपए का। तो इन भाई साहब ने जो था वो क्या किया? 1,18,000 रुपए का। अब ये 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले नहीं सकते थे आज से पहले। लेकिन 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 जब ये भाई साहब नॉर्मल स्कीम में आए,
तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स ये अलाउ हो गया। यानी कि आज जो खरीदेंगे उसके ऊपर तो आईटीसी ले ही सकते हैं जब ये नॉर्मल स्कीम में आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जो आपने पहले खरीद करके रखी हुई थी ना, ठीक है, जो आपने पहले खरीद करके रखी हुई थी ना, बिफोर कैपिटल गुड्स परचेज्ड बिफोर, बिफोर नहीं, इसको हम बोलते हैं इन कंपोजिशन स्कीम। बिफोर नॉर्मल क्यों बोलूं मैं बोलता हूं परचेज इन कॉम्पो स्कीम। तो उसका आईटीसी आपको अलाउड होगा। ये बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? अब रूल कहते हैं कैसे, कैसे अलाउ करें हम आईटीसी, कैसे करें। आपने ये तो रूल बना दिया कि आईटीसी अलाउड होगा। ऊपर क्या होता था? ऊपर तो बचा हुआ सामान होता था। समझ रहे हो कहानी को? ऊपर तो बचा हुआ सामान होता था, तो अपना निकाल लेते थे कि 600 किलोग्राम बचा हुआ है। अब ये कैपिटल गुड्स में से कितनी गुड्स बची हुई हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? सर डेप्रीसिएशन माइनस कर लेंगे ना। अच्छा, अगर तुम डेप्रीसिएशन लोगे तो फिर आईटीसी लेने का अधिकार तो तुम्हें रहा ही नहीं, तो डेप्रीसिएशन माइनस करके नहीं कर सकते। तो तुम कैसे पता लगाओगे कि कैपिटल गुड्स जो है वो किस तरीके से, क्या वैल्यू लगे उसकी, कितनी वैल्यू रिमेनिंग रह गई है? डिपेंड करता है। आपने उसको रोज यूज किया है तो उसके ऊपर ज्यादा, क्या नाम है, उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। और अगर आपने उसको कभी कभी यूज किया है तो उसकी वैल्यू कम कम हुई होगी। तो अब कैसे करें इसको? आईटीसी दे तो दे कैसे? तो इसके लिए ना इन्होंने एक रूल बनाया। समस्या खड़ी हो गई, समस्या का निदान करते हुए ये कहते हैं कैसे का जवाब दिया इन्होंने। क्या जवाब दिया इन्होंने? कहते हैं देखो सर, सुनो, हमें ना रिमेनिंग लाइफ देनी है। तो आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स जो कि परचेज किया जा गया था कंपोजिशन स्कीम में, वो अलाउड है ऑन रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग लाइफ ऑफ कैपिटल एसेट? और एसेट नहीं, मैं इसको कैपिटल गुड्स कहता हूं, क्योंकि जो टर्म यूज होती है उसी को यूज करना चाहिए, कैपिटल गुड्स। कैसे करेंगे? अब मान लो ये जो इन्होंने कैपिटल गुड्स परचेज की थी ना, ये इन्होंने परचेज की थी, अपना एक डेट ले लेते हैं, लेट्स से 1 अक्टूबर 2021, और इनकी टर्नओवर एक्सीड हुई, ये कंपोजिशन की स्कीम में आए 10/9/2022 को। ठीक है, ये इस तरीके से कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आए, ये डेट हमने दे दी। अब क्वार्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्वार्टर होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना? इस तरीके से क्वार्टर होते हैं। मैं दोबारा से चालू कर रहा था। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, अब इसकी रिमेनिंग लाइफ हमने निकालनी है, रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। ठीक, तो हमें ना आईटीसी यूज करना है, आईटीसी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आ जाओ देखते हैं। टोटल टैक्स पेड कितना था हमारा? टोटल टैक्स पेड, टोटल टैक्स पेड वर 18,000। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे आईटीसी रिलेटेड टू यूसेज पीरियड। ठीक है जी, और ये यूसेज पीरियड कौन कौन सा था? 1/10/2000, कौन सी डेट ली थी मैंने? 21 से लेकर के
इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट कब थी? रजिस्ट्रेशन नहीं, सॉरी, नॉर्मल स्कीम में आने की डेट थी 10/9/2021। 10/9/2022, 21 नहीं 22। इस टाइम का इसका यूसेज पीरियड था। अब जरा इसके क्वार्टर जरा निकालना कितने हैं, कितने क्वार्टर निकलेंगे इसके। जनवरी से चालू था ना? नहीं, जनवरी नहीं, अक्टूबर से चालू था। तो पहला वाला कहाँ आया होगा? ये आया होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और फिर जुलाई और अगस्त आया होगा। सितंबर के तो 10 दिन है, तो ये वाला क्वार्टर भी आ गया होगा। सर ये देखो, ये नंबर 1 क्वार्टर, ये नंबर 2 क्वार्टर, ये नंबर 3 क्वार्टर, और ये नंबर 4 क्वार्टर। सर रूल इस क्वार्टर के यूज में भी क्या कहते हैं? रूल क्वार्टर के यूज में ये कहते हैं कि अगर जनवरी भी लग गया ना एक क्वार्टर का, तो उस पूरे क्वार्टर को ले लेना है, उस पूरे क्वार्टर को ले लेना है हमने। तो टोटल कितने क्वार्टर थे जी यहाँ पे? टोटल कितने क्वार्टर थे? टोटल क्वार्टर थे हमारे पास में 4, दिखाई दे रहे हैं हमारे को। तो 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर का हमें माइनस करना है। अब 4 क्वार्टर का कैसे निकल करके आएगा? 18,000 रुपए अगर पे किए गए हैं, ठीक है जी, 18,000 रुपए अगर पे किए गए हैं, कितने क्वार्टर के लिए? 60 क्वार्टर के लिए। तो बताओ 4 क्वार्टर के लिए कितना होगा? 60 सर मल्टी 1200। मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना हो गया? 1200। 1200। सर हाँ जी। 20 आएगा नीचे। हाँ 20 आएगा, सॉरी मैंने 60 क्वार्टर ले लिए, ओहो मैं महीनों में चला गया। थैंक यू यार, थैंक यू। 20, हाँ ठीक है। 18,000 अगर 20 क्वार्टर की उसकी लाइफ थी, तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी? बताना बताना। 3600। हाँ 3600। मैं देखो अभी अभी गलत कर देता कि 60 महीने चल रहे थे मेरे दिमाग में। चलो ठीक है, पीयूष ने बचा लिया। तो हम क्या कहते हैं जी? 18,000 अगर हमने खर्च किए हैं 20 क्वार्टर के लिए, तो बताओ 4 क्वार्टर के लिए कितने खर्च किए होंगे? 3600। 3600 माइनस करना जी इसमें से, 18,000 में से। अब ये 3600 यहां लिखता हूं तमीज से, 3600 लिख दिया मैंने इधर तमीज से, और माइनस किया। और रिमेनिंग आईटीसी कितना हो गया बाबूजी? 14,400। ये है हमारे पास 14,400 का अनयूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। तो इसका आईटीसी अलाउड होगा, आईटीसी अलाउड होगा, ठीक है जी। ये आईटीसी अलाउड होगा इन नॉर्मल स्कीम, ठीक है बाबूजी, ये याद रखना। और ये याद रखना कि पार्ट ऑफ इट को भी हम एक क्वार्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो चाहे यहां पे सिर्फ जनवरी भी आ रहा होता ना, तब भी पूरे क्वार्टर को ले लेते, एक महीने के लिए भी पूरा क्वार्टर ले लेते। ठीक है सर। और ये आईटीसी किसके लिए है? कैपिटल गुड्स के लिए है। लो नोट कर लो इसको, वैसे तो तुमने साथ के साथ नोट कर लिया होगा, यस लेकिन सर। ये किसके लिए? देखो छोटा ही छोटा होता ही जा रहा है, क्या करूं। ये कैपिटल गुड्स का है। लो इसको ऐसे करते हैं, जो बच्चा बाद में देख रहा होगा जिसने नोट नहीं किया होगा उसके लिए। ये देखो, ये एक पेज, यहां पॉज कर लेना बेटा, और फिर आगे का ये एक पेज, यहां पॉज करके नोट कर सकते हो।
तो हमने ऊपर क्या देखा था? ऊपर हमने देखा था नॉर्मल गुड्स का, कैपिटल गुड्स का नहीं। ये नॉर्मल गुड्स का था और ये था कैपिटल गुड्स का, ये वाला कैपिटल गुड्स का। ठीक है जी, समझ में आई बात? जी सर। ठीक है जी। अब आगे का मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए सभा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। 10:55 रात के हो चुके हैं, करीब करीब 11 बज चुके हैं। भूख तुम्हें भी लग रही है और मुझे भी लग रही है, चलो जाकर के आनंद लेते हैं अपने स्वादिष्ट भोजन का। धन्यवाद। सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 नहीं कराया आपने, या फिर बैंकिंग वाला ही वो था? नहीं नहीं, वहां वो तसल्ली से इसी तरीके से होने दो। ठीक है, जैसे अच्छा। हो रहा है वैसे होने दो। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है। सर